नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज हो रहे मतदान की खबर के साथ। जी हां, झारखंड की बात करते हैं, जहां पहले चरण में 43 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। राज्य की 15 जिलों की जनता अपना मताधिकार का प्रयोग कर रही है। झारखंड की जनता आज चंपई सोरेन, गीता कोड़ा, सरयू राय, बन्ना गुप्ता, अजय कुमार समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर रही है। ईवीएम में उनकी किस्मत कैद कर रही है। वहीं देश के 10 राज्यों के 31 विधानसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। यहां से प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा और उपचुनाव हो रहे हैं वहां का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखिए रांची जाएंगे, हमारे साथ अभिजीत ठाकुर रांची से जुड़े हुए हैं, साथ ही शुभम गुप्ता भी एमपी से, मध्य प्रदेश के बुधनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ध्वज आर्य दौसा से, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रांची चलते हैं अभिजीत के पास। रांची का माहौल क्या है अभिजीत? सुबह से हम देख रहे हैं कि मतदान शुरू होने के साथ ही लंबी लंबी कतारों में लोग वहां पर हमें नजर आए। फिलहाल क्या स्थिति है? और देखिए अभी 9 बज चुके हैं, 2 घंटे मतदान के हो चुके हैं। कुछ पता चल पा रहा है मतदान की स्थिति को लेकर? देखिए, लोकतंत्र के लिए इसे खूबसूरत तस्वीर कहा जा सकता है। सुबह 7 बजे से क्या 6:30 बजे से यहाँ पर कतार लगनी शुरू हुई थी और अभी भी वो कतार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हम आपको अब दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं। जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ वो रांची में संत फ्रांसिस स्कूल है, जहाँ पर ये बूथ बनाया गया है और इस तरह के लगभग आधा दर्जन काउंटर्स यहाँ पर स्थापित किए गए हैं जहाँ से लोग मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हर जगह पर यहाँ पर लाइन जो है वो लगातार लगी हुई। हालांकि मतदान की प्रक्रिया 7 बजे से ही शुरू हो गई थी और वो लगातार जारी है। तो ये एक अच्छे पॉजिटिव साइन के रूप में इसको देखा जा रहा है। यहीं पर जो झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, वो भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और यहीं से अपना मतदान वो भी करने वाले हैं। लेकिन लोगों में जो उत्साह दिख रहा है वो उसकी तस्वीरें आपको साफ यहाँ पर दिखाई देंगे। आगे की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जो भी कतारें आपको दिखेंगी यहाँ पर, जितनी लंबी सुबह थी उतनी ही लंबी अभी भी आपको दिखाई देगी। और उसके बावजूद अगर हम बात करें उसके अलावा तो लोगों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर लगातार जारी है। तो ये तस्वीर यहाँ पर रांची में दिखाई दे रही है, जो कि शहरी क्षेत्र माना जाता है। हालांकि ज़्यादातर जो बूथ है वो ग्रामीण क्षेत्र में है। वहाँ से भी जो जानकारी सामने आ रही है वो यही कि भारी संख्या में लोग बूथ पर पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए। तो ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। अभी सिर्फ 9 बजे और शाम के 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जो है वो लगातार जारी रहेगी। तो ऐसे में इस बार मतदान प्रतिशत और बढ़ने की जो संभावना है वो लोग ज़रूर यहाँ पर जता रहे हैं। तो तमाम लोग बहुत ही धैर्य के साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर कतार में खड़े आपको दिखाई देंगे और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के प्रति उनका एक उत्साह भी दिखाई देता है। कितनी देर से आप लोग लाइन में खड़े हैं? हो गया 2 घंटा जैसा। हाँ जी, 2 घंटा जैसा। अच्छा, 2 घंटे से लाइन में खड़े हैं आप लोग। तो धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है, लेकिन आप लोग वोट डाल के ही जाएंगे? हाँ, तो वोट डाल के ही। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा देर लाइन में खड़े होंगे तो वापस चले जाएंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग वोट डालने के लिए आए कितनी देर से? ज़्यादा देर से खड़े हैं लाइन में? सुबह 6 बजे आए। अच्छा, 6 बजे ही आ गए थे और तब अभी आपकी बारी आ रही है? हाँ, लेकिन आप लोग जल्दी आ गए। कहते हैं कि ज़्यादा देर होने पर चले जाते हैं लोग वापस, भी ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वोट डाल के जाएंगे? वोट डाल के ही जाएंगे। अच्छा, जो अधिकार है वो तो करेंगे ही ना। अधिकार है उसका उपयोग करेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप क्या पहली बार वोट डाल रहे हैं? नहीं, सेकेंड टाइम है। सेकेंड टाइम है। क्या करते हैं आप? अभी पढ़ाई सब खत्म हुआ है। तो क्या इश्यूज़ को लेकर आप वोट करते हैं जब कुछ ध्यान रहता है? क्या चाहिए अगर बात करें यूथ की तो? बस सरकार बेस्ट चॉइस करना होता है अपना। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं, कह रहे हैं कि आधे घंटे, 1 घंटे और 2 घंटे से भी लाइनों में खड़े हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का कि कितना धैर्य है लोगों में कि 2 घंटे कतार में खड़े होकर भी वो उनका कहना है कि अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके ही जाएंगे। रांची में 5 सीटों पर चुनाव आज चल रहा है। रांची की भी रिपोर्ट जो हमारे पास आ रही है अभी तक, तमाम जो बूथ हैं वहाँ पर की सभी जगह कमोबेश यही हाल है कि मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी वहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, झारखंड में अन्य क्षेत्र की, तो वहाँ से भी जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यही कि मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी और अभी तक सुचारू रूप से चल रही है। कहीं पर भी अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि कोई तकनीकी खराबी की वजह से या फिर अनावश्यक कोई देरी यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये एक अच्छी बात है कि सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया चल रही है और लोग भी अच्छी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जी।
बिल्कुल, मतदान की खूबसूरत तस्वीरें आप पहुंचा रहे हैं तमाम दर्शकों तक। बने रहिए हमारे साथ और देखिए बुधनी चलेंगे जहां पर शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज एमपी के बुधनी में वोट डाले जा रहे हैं और बुधनी विधानसभा में जैत गांव में वोट डालने के बाद शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने TV9 भारतवर्ष से क्या बातचीत में कहा, सबसे पहले वो सुनते हैं। देखिए क्या कहा है कार्तिकेय ने। बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी, मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, एक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है कार्तिकेय का बयान। कार्तिकेय सिंह चौहान हमारे साथ हैं, अभी मतदान कर आए हैं बाहर, उनसे ही जानते हैं। कार्तिकेय जी, इस बार क्या कुछ खास मुद्दे यहाँ पर आपको दिखाई दिए? ऐसी कोई चुनौती आपको दिखाई दी कि ये सीट कोई फंसी हुई है या इतनी मेहनत करने की ज़रूरत? ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने खून पसीने से सींचा है। यहाँ की जनता उनसे सीधा जुड़ाव रखती है। दादा रमाकांत भार्गव जी भी इस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे क्षेत्र से वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं, और आज उनको बुधनी से विधायक प्रत्याशी के रूप में उतारने का फैसला किया है। मैं मानता हूं कि जैसा परिणाम पहले आते रहे हैं वैसे ही परिणाम रिपीट होंगे और हो सकता है उससे अच्छा भी हो। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब शिवराज सिंह चौहान जी को तो हम देखते थे कि वो आप पर जिम्मेदारी छोड़कर या बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी छोड़ देते थे कि अब मैं दूसरी जगह प्रचार करूंगा, यहाँ नहीं आऊँगा। इस बार वो स्वयं भी थे, आपको भी हम देख रहे हैं। आखिरी दिन आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे और मेरे ख्याल से उससे पहले एक दिन और आए थे, और उसके अलावा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को झारखंड की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहाँ पे उनकी व्यस्तताएं ज़्यादा थी, जिसको हम भी समझ रहे हैं। और इस बार का चुनाव भी वो तो मेहनती हैं ही, उनका आना यहाँ पर हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, यहाँ के लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि वो आते हैं तो अपने परिवार के सदस्य के नाते आते हैं। जैसे पहले आते थे वैसे इस बार भी आए वो। और जहाँ तक मेहनत का सवाल है, हर चुनाव को गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी लेती है और लेना भी चाहिए। यहाँ कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कार्तिकेय जी भी चुनाव लड़ते तो अच्छा होता। आप क्या सोचते हैं? हमारी ऐसी इच्छा नहीं है। मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते काम करने की इच्छा व्यक्त की है, और आगे भी एक कार्यकर्ता के नाते मैं इस महत्वाकांक्षा के साथ मैं कभी भी नहीं जुटा कि किसी दिन टिकट मिलेगी। तो आज जहां जहां मतदान हो रहा है हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बुधनी चलेंगे मध्य प्रदेश में, हमारे साथ शुभम गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शुभम, जैसा कि हम सुन भी रहे थे, बुधनी का नाम आते ही शिवराज सिंह चौहान, उनका परिवार, बीजेपी के पारंपरिक सीट, ये तमाम बातें आ जाती हैं। लेकिन इस बार उपचुनाव में बुधनी में क्या मुद्दे हैं, क्या तैयारी नजर आ रही है? मतदान को लेकर क्या प्रशासनिक और चुनावी तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए रवि, चूंकि बुधनी एक ऐसी सीट है जो पारंगत रूप से शिवराज सिंह चौहान की है, दशकों से शिवराज सिंह चौहान यहाँ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते आ रहे हैं। आप देखिए कि एक दिलचस्प आंकड़ा है, 1991 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने विदिशा की सीट छोड़ी तो उसके बाद शिवराज सिंह चौहान सांसद बने और बुधनी सीट पर उपचुनाव हुआ। उस समय कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल थे। इसके बाद 2005 में एक बार फिर से उपचुनाव हुआ जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, और 2024 में भी अब जब शिवराज सिंह चौहान ने सीट छोड़ी है, जब सांसद बन गए हैं, फिर से उपचुनाव हो रहा है। तीनों ही बार इन 30 सालों में कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे वो राजकुमार पटेल रहे, और यानी 30 सालों से 7 बार राजकुमार पटेल हार चुके हैं, और बुधनी सीट पर शिवराज सिंह चौहान इसी तरह से जीतते आ रहे हैं। रमाकांत भार्गव इस बार हालांकि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। कई लोग जैत गांव के, बुधनी के हमारे साथ हैं। क्या विकास के क्या मुद्दे रहे हैं इस बार? भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, पूरे अपने प्रदेश में माननीय पूर्व से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की विधानसभा है, उन्होंने ऐसा काम करा है, हर पब्लिक पे, पूरा बूथ पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता है वो बिना कहे। ये बताइए कि अब चूंकि वो खुद यहाँ पर नहीं है, रमाकांत भार्गव है, तो उससे कोई असर पड़ रहा है कि अब शिवराज सिंह चौहान यहाँ के विधायक नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा? नहीं, कोई ऐसा एक्सचेंज हुए हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो वर्तमान में विधायक थे और रमाकांत जी सांसद थे, तो उस सांसद से रमाकांत भार्गव जी विधायक बनने जा रहे हैं और शिवराज जी बन गए हैं सांसद। लोग कहते हैं कि उतना विकास नहीं हुआ जितना होना था, ये भी हम घूम रहे थे, आप लोग क्या सोचते हैं? विकास तो अच्छा हुआ है, भाजपा सरकार अच्छा विकास हुआ है,
बिजली, सड़क, पानी सब व्यवस्थाएं करी है। तो शिवराज जी भी यहाँ से चूंकि चुनाव अब या कहें कि कैंडिडेट नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को? नहीं, भार्गव जी हो चाहे शिवराज जी हो, बात एक ही है, क्योंकि वो हमारे गृह ग्राम जैत के ही है भार्गव जी। उनका जन्म स्थल यहीं से जन्म हुआ था, ग्राम जैत से। ठीक है, कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बिल्कुल आ शुभम, रही हैं, आप उनसे भी हम बातचीत जारी रखिए मतदाताओं से, लोगों से। हम रुक करेंगे दौसा का। इस बीच देखिए दौसा से ध्वज हमें नजर आ रहे हैं। ध्वज, दौसा से क्या है तस्वीरें आज सुबह सुबह मतदान की? देखिए रवि, मैं अभी राजस्थान की दौसा सीट पर हूं और एक मतदान केंद्र पर हूं और यहां पर जो है मतदाताओं का जो रुझान है वो हालांकि थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा है। सचिन पायलट की जो साख है वो यहाँ पर दांव पर लगी है। कुछ वोटर हैं जो यहाँ पर वोट डाल के आए। किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है और कैसी सरकार चाहते हैं, किस तरीके के प्रत्याशी जिताना चाहते हैं? हमारे सामने विशेष रूप से पानी की समस्या है और सरकार आगे चली गई, लेकिन आज तक किसी ने इसका वो नहीं निकाला। 4-4, 5-5 मंत्री रह चुके हैं दौसा के अंदर, लेकिन किसी ने भी आज तक मतलब जो तक नहीं रेंगी है। आप बताइए, आप बताइए। जो खड्डे बड़ा काटे वो बिल्कुल खड्डे ही रहे हैं। एक्सीडेंट हो, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो खड्डे बड़ा का आए और पानी की मेन परेशानी से। लेकिन सरकार तो बीजेपी की है, यहाँ पर सीएम खुद आए थे, यहाँ पर रोड शो किया था। तो क्या पानी की परेशानी दूर होनी चाहिए मालिक। पानी की परेशानी आप क्या किस तरीके की प्रत्याशी चाहते हैं? पानी को लेकर ही सबसे ज़्यादा परेशानियां हैं दौसा में। लोग यहाँ से जयपुर जो प्रवास कर रहे हैं लोग इसी वजह से कर रहे हैं, मेन चीज़ पानी का ही है। लेकिन एमपी तो कांग्रेस के हैं यहाँ पर, और अगर जो है सरकार है बीजेपी की है, तो किस तरीके से विकास का सामंजस्य कैसे बैठेगा? ध्वज, आप मतदाताओं से बात करते रहिए, वोटर्स से बात करते रहिए। हम लौटते रहेंगे आपके पास तमाम अपडेट्स के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। और आज झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन सबकी नजर वायनाड लोकसभा उपचुनाव पर टिकी है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली हुए इस सीट पर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका ने यहां कई जनसभाएं की हैं। प्रियंका के मुकाबले बीजेपी ने यहां नव्या हरिदास को मैदान में उतारा, जबकि सीपीआई ने सत्यन मोकेरी को उम्मीदवार बनाया है। आज वायनाड की जनता अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोटिंग कर रही है, मतदान कर रही है। तो वायनाड में आज मतदान है और प्रियंका गांधी क्या वायनाड की जनता की फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में पसंद बनेगी, ये देखना होगा। ये तीन चेहरे इस वक्त वायनाड में सबसे महत्वपूर्ण, प्रियंका गांधी जो राहुल गांधी के सीट छोड़ने के बाद मैदान में हैं, उनके मुकाबले नव्या हरिदास को बीजेपी ने उतारा है और सत्यन मोकेरी को सीपीआई ने मैदान में उतारा है। और अब बात उद्धव ठाकरे की। टीवी 9 से खास बातचीत में बोले उद्धव ठाकरे, नहीं करूंगा महाराष्ट्र के लुटेरों की मदद। उद्धव ने छत्रपति शिवाजी की खाई कसम। उद्धव ने राज ठाकरे को भी दिया जवाब। तो बहुत ही खास इंटरव्यू टीवी 9 भारतवर्ष पर उद्धव ठाकरे का, और उद्धव ठाकरे ने इस इंटरव्यू में सीधे तौर पे कहा कि महाराष्ट्र को लूटने वालों का साथ नहीं दूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की कसम खाई। उद्धव ने राज ठाकरे को भी जवाब दिया। महाराष्ट्राच्या लुटारूंना मी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करणार नाही, अथवा मदत करणाऱ्यांना देखील मदत करणार नाही। भले तो कुटुंबात हे मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन बोलतोय। बापरे, शपथ घेऊन, आणि भले तो कुटुंबातलाही असो। महाराष्ट्र हे माझं कुटुंबच आहे ना। हा, महाराष्ट्र माझं कुटुंब आहे। हिंदू हृदय सम्राटांच्या समोर जनाब लावलं, हा हे नाही, हे राज ठाकरे करायला लागले। म्हणजे राज ठाकरेंचं मी मागे तर त्यांना हाज ठाकरे लोक बोलत होती, कारण त्याने हाजला जाणाऱ्या यात्रेकरूंचं सुविधा वाढवा म्हणून केलं, म्हणून त्यांना अनेक जण त्यांनी पण टोपी घातली होती। आता लोकांना टोप्या घालतायत, त्यांना तर हाज ठाकरे बोलले होते लोक तेव्हा। ते जो आरोप ते जे आरोप लावतात, बघा एक गोष्ट नक्की की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचं एक वाक्य मला असं दाखवा की या देशातले सगळे मुसलमान गुन्हेगार आहेत। मुद्दा फक्त देशप्रेमी आणि देशद्रोही। आता देवेंद्रना मला पुढचा प्रश्न विचारायचा आहे, नवाब मलिक बद्दल तुमची भूमिका नेमकी काय आहे? कारण नवाब मलिक माझ्या मंत्रिमंडळात माझे सहकारी होते, त्यांना यांनी सगळं नाटक केलं, दाऊदचा साथीदार म्हणून याला तुरुंगात टाकलं। नागपूरच्या अधिवेशनात 2 उपमुख्यमंत्री देवेंद्र आणि
अजित पवार असे मांडीला मांडी लावून बसतात, तरी सुद्धा यांना पत्र लिहावं लागतं की हे योग्य नाही होय बरे, हे ठीक नव्हे बरे. आता अजित पवारांनी सांगितले की हा माझा अधिकृत उमेदवार आहे. काय करणार देवेंद्र फडणवीस? आता ती मुस्लिम मतं मवियाला मिळाली, शिवसेनेला मिळाली, त्यामुळे आता जेव्हा विधानसभा आली त्यामुळे त्या मतांवरून टार्गेट तुम्हाला करण्यात येतं. अगदी मशिदीत जाऊन किंवा इतर ठिकाणी जाऊन त्यांच्या टोप्या घालून एकमेकाला घास भरवतानाचे फोटो दाखवू, मोहन भागवत जामा मशिदीत गेलेल्याचे फोटो दाखवू, मोदी मशिदीत गेल्याचे फोटो दाखवू. तुम्ही एकदा जाहीर करा की तुम्हाला मुसलमान नकोत आणि तुमच्या पक्षात जेवढे मुसलमान आहेत तेवढे काढून टाका. चला, माझं जाहीर आव्हान आहे. ते नकली संतान बोलतात हे तर तुम्ही बोलले होते मध्ये. आता मी तुम्हाला एक बाईट दाखवतो. अमित शहा इथे येऊन तुम्हाला 5-5 प्रश्न विचारतात. 370 कलम हटवताना शिवसेनेने त्यांना पाठिंबा दिला होता. हे जर ते विसरले असतील तर त्यांनी अमिताभ बच्चन किंवा महाभृंगराज किंवा ब्राह्मी तेल डोक्याला लावावं की त्यांची बुद्धी ही तैल बुद्धी राहील. आणि त्याच्या पुढे मला सांगतो, सोयाबीनला भाव नाही, कापसाला भाव नाही, दुधाला भाव नाही, शेतकरी कर्जबाजारी झालेला आहे, बेरोजगार झालेला आहे, सगळे उद्योग गुजरातला का नेत आहेत ह्याचं उत्तर त्याने द्यावं. पण हे सगळे जे जीवन मरणाचे प्रश्न आहे त्याचा 370 कलमाशी संबंध काय? काय संबंध? 370 कलम हटवलं, तुम्हाला रोजगार मिळाला? 370 कलम हटवलं, तुमचा शेतमालाला भाव मिळाला? 370 कलम हटवलं, तुमच्या मुलामुलींची लग्न होत आहेत? 370 कलम हे काश्मीरसाठी योग्य आहे. जे हिंदू पंडितांवरती अत्याचार होत होते तेव्हा एकमेव हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे होते. त्यांनी काश्मीरी पंडितांना महाराष्ट्रामध्ये आसरा दिलेला. तो टीवी9 से उद्धव ठाकरे की एक्सक्लूसिव बातचीत। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की चेकिंग पर उठे बवाल के बीच बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। फडणवीस के बैग चेकिंग को लेकर बीजेपी का दावा, बीजेपी ने शेयर किया चेकिंग का वीडियो। 5 नवंबर को एयरपोर्ट पर फडणवीस की चेकिंग हुई। 7 नवंबर को भी यवतमाल में फडणवीस के बैग की तलाशी ली गई। तो बीजेपी ने शेयर किया है बैग चेकिंग की तस्वीरें और 5 नवंबर को एयरपोर्ट पर बैग चेकिंग हुई थी, बीजेपी ने कहा। और महाराष्ट्र में नेताओं के हेलीकॉप्टर चेकिंग का मामला बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और उनके सामान की जांच की गई। सोमवार को यवतमाल में उनके बैग की जांच की गई, जिसके बाद मंगलवार को लातूर के उस्मानाबाद में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की जांच की गई। उद्धव ठाकरे ने वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के आई कार्ड देखे। चेकिंग के दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं, लेकिन एक तरफा जो चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। उद्धव ने चुनाव कर्मियों से पूछा कि क्या आपने पीएम मोदी और अमित शाह के हेलीकॉप्टर को चेक किया। तो लातूर में उद्धव ठाकरे की जांच के दौरान चुनाव कर्मचारी से क्या बातचीत हुई, आइए सुनते हैं। कधीपासून नोकरीत आहात? किती जणांना तपासलंय? किती नावं सांगा पटपट पटपट। माझी पहिलीच, दरवेळेला मीच पहिला गिराईक। हा, आज आता मोदी येतात, मोदींकडे पाठवतो ना तुम्हाला। सोलापूरचा एअरपोर्ट बंद आहे। नाही अडचण नाही, मोदींना तपासलं, त्यांना सस्पेंड केलं होतं ओरिसामध्ये। आता आज मोदींची तपासणी झालीच पाहिजे। ठीक आहे, चला, माझा काय तुमच्यावरती राग नाहीये, मला फक्त यांचा एकतर्फी जो कारभार चाललाय, मला जो न्याय तोच मोदींना पण लागला पाहिजे, कारण मोदी पण प्रचाराला येत आहेत। ठीक है। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के चुनावी दौरे के दौरान उनके हेलीकॉप्टर चेकिंग के विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की चेकिंग का मामला भी सामने आया है। लातूर में नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई। अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर के साथ बैग की भी चेकिंग की। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे गडकरी। वहीं फडणवीस के बैग चेकिंग को लेकर भी बीजेपी ने दावा किया है। बीजेपी ने शेयर किया चेकिंग का वीडियो। 5 नवंबर को एयरपोर्ट पर फडणवीस की चेकिंग हुई थी। 7 नवंबर को भी यवतमाल में फडणवीस के बैग की तलाशी ली गई थी। ये तस्वीरें आप देखिए जैसे बीजेपी ने जारी किया, और इसको लेकर ये दावा किया गया है कि यवतमाल में भी फडणवीस के बैग की चेकिंग की गई थी।
आराम से, ठीक है, ओके सर, ओके। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप फडणवीस के बैग की चेकिंग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यवतमाल में भी उनकी चेकिंग हुई थी, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान आया था कि उनके बैग की भी चेकिंग की गई। और दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो हेलीकॉप्टर चेकिंग की तस्वीरें हैं, जो कि नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग की जा रही थी, उसकी तस्वीर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण पर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस गरीबों का आरक्षण छीनना चाहती है। पीएम ने 1984 में छपे कांग्रेस के विज्ञापन का भी हवाला दिया। पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए सुनिए। अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। कांग्रेस के शाही परिवार के हमेशा से ये मानसिकता रही है कि वही देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। आजादी के बाद इसलिए ही कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। 80 के दशक में तो कांग्रेस ने, जब राजीव गांधी नेतृत्व करते थे, चुनाव का समय, चुनाव चल रहे थे और उनकी हिम्मत देखिए, बकायदा उन्होंने अखबारों में एडवर्टाइजमेंट दी थी, पोस्टर जारी किए थे और दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मिलने वाले विशेष अधिकार पर सवाल उठा दिया था। अगर आप सोशल मीडिया खोजोगे तो ये सब मिलेगा। और मैं तो यहां के पत्रकारों से आग्रह करता हूं कि जरा 84 की एडवर्टाइजमेंट खोल करके निकाल के दिखाइए इन लोगों को, कैसा पाप किया इन लोगों ने।